नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज हम बस बेसिकली बात करने वाले हैं कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ के अंदर हम बेसिकली टाइप ऑफ कंपनीज को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, करीब-करीब सेकंड सेमेस्टर के दरमियान ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जो आपका कंपनी लॉ है, उसके अंदर पहले चैप्टर को समझने के बाद या पहले टॉपिक को समझने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है आपकी टाइप ऑफ कंपनीज। कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कंपनीज की जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ पैरामीटर के बेस पे की जाती है। इनकी कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ले दे के 6 ऐसे पैरामीटर हैं, या करीब-करीब 5 ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेस पे कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो 5 पैरामीटर कौन से हैं आप लोगों को ध्यान से देखने। देखिए, पहला मीटर तो रहता है उनके रजिस्ट्रेशन के बेस पे, जिसको आप लोग बोलते हो इनकॉर्पोरेशन। यानी कि पहला बेस्ड आपका क्या रहेगा, बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से हुआ है। आई होप कि पहला जो पैरामीटर आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, ये आपका पहला पैरामीटर रहता है। बात करूं दूसरे पैरामीटर की, तो वो रहता है आपकी लायबिलिटी के बेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है, लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पे भी आप लोग कंपनीज को क्लासिफाई करते हो, तो ये सेकंड पैरामीटर रहेगा। तीसरा पैरामीटर रहेगा आपका शेयर के बेस पे। शेयर को जिन कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज है जो परमिशन देती है कि आप अपने शेयर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर के बेस पे भी आप लोग कंपनी को क्लासिफाई करते हो, तो इस बेस पे भी आप लोग कंपनीज को अंडरस्टैंड करेंगे। आगे ओनरशिप के बेस पे भी आपकी कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है। नेशनलिटी के बेस पे भी आपकी कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है। ये 5 मेजर कैटेगरी आपकी बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कंपनी बच गई उनको अदर कंपनीज की कैटेगरी में रख दिया जाता है। यानी कि जब आप लोग टाइप ऑफ कंपनीज को पढ़ोगे, तो टाइप ऑफ कंपनीज को पढ़ने के लिए आपको जो पैरामीटर अंडरस्टैंड करने हैं, वो इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है, लायबिलिटी पढ़ना है, शेयर्स के बारे में पढ़ना है, ओनरशिप और नेशनलिटी। इन 5 पैरामीटर के बेस पे आप लोग अलग-अलग कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं। इनके अलावा जो भी कंपनीज बच जाएंगी वो अदर कंपनीज की कैटेगरी में चली जाएंगी। जैसे कि अगर मैं पहली बात करूं, बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी भी बताया ना। अगर आप लोग बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन। और आज की डेट में आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्लियर है? आप लोग क्या कह देंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी का क्या माना जाता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन माना जाता है। क्लियर? तो जो आपका ये रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस है ना, इसी को आप लोग बोलते हो इनकॉर्पोरेशन। जर्नल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए क्या बोला जाता है इसको, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? इसी इनकॉर्पोरेशन के बेस पे आपकी कंपनीज की क्लासिफिकेशन होती है। और मैं आपको बताता चलूं, 3 मेजर टाइप्स बनते हैं जब आप लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं। तो 3 मेजर टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहली जो आपकी कंपनी बनती है वो आपकी चार्टर्ड कंपनी बनती है, ठीक है, स्टेटरी कंपनीज बनती है, और अगली बनती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 3 तरीके की कंपनी बनेगी बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन। पहली कंपनी आपकी चार्टर्ड कंपनी रहेगी, दूसरी कंपनी कौन सी होगी, आपकी स्टेटरी कंपनीज रहेगी, और तीसरी कंपनी बच्चों रहेगी आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। यानी कि आपकी इनकॉर्पोरेशन के बेस पे आपकी कितनी तरीके की कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है, 3 तरीके की कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। पहली आपकी चार्टर्ड कंपनी होती है, स्टेटरी कंपनीज होती है, और रजिस्टर्ड कंपनी होती है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि इन तीनों की अपनी क्या डेफिनेशन रहने वाली। देखिए, जब आप लोग चार्टर्ड कंपनी की बात करते हैं, तो चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिनका स्टेब्लिशमेंट होता है वो बिफोर द इंडिपेंडेंस होता है। यानी कि आजादी से पहले का स्टेब्लिशमेंट जिन कंपनीज का है, स्टेबलाइज जो आजादी से पहले कंपनी हुई हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है चार्टर्ड कंपनी। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ले सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेब्लिशमेंट आपका बिफोर द इंडिपेंडेंस था, दैट्स व्हाई इस कंपनी को क्या बोला जाता है, चार्टर्ड कंपनी। क्लियर? तो जो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे पहली कैटेगरी बच्चों निकल के आई, वो कौन सी निकल के आई, आपकी चार्टर्ड कंपनी निकल के आई। चार्टर्ड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन, सॉरी, जिनका एस्टेब्लिशमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस होता है। क्लियर है? और ऐसी कंपनी को आप लोग सोवरेनियन कंपनीज भी कहते हो, ध्यान रखना। जो आपकी चार्टर्ड कंपनी है उनको क्या बोला जाता है,
सोवरेजियन कंपनीज भी बोला जाता है। एग्जांपल आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप की कंपनी थी। अगर बात करूं दूसरी कंपनी, तो ये है आपकी स्टेटरी कंपनी। स्टेटरी कंपनीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कुछ ऐसी कंपनीज होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनको क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक एक्ट, यानी कि उनको कुछ स्पेसिफिक एक्ट के बेस पे बनाया जाता है, या किसी भी पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यानी कि कोई स्पेशल एक्ट आया, उसके हिसाब से कंपनी बनी, या आपके स्टेट के लेजिस्लेचर या फिर आपके जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटर के बेस पे ये कंपनीज का क्रिएशन होता है। इस तरीके की कंपनी क्या कहलाती है, इस तरीके की कंपनी स्टेटरी कंपनीज कहलाती है, दैट्स इट। और इसमें जैसे आप एग्जांपल लेना चाहे तो आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट का ले सकते हैं, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट जो कि बेसिकली 1934 में आया था, जिसके बाद आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग इनटू द स्टेटरी कंपनीज कैटेगरी। क्लियर? तो दो तरीके की कंपनी है, चार्टर्ड कंपनी जिनका एस्टेब्लिशमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस है, उनको चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है, और जिनका एस्टेब्लिशमेंट किसी स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेटर के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेटरी कंपनीज बोला जाता है। अच्छा, तीसरी कंपनी होती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनीज। जो भी कंपनीज या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, या कोई अर्लियर एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है, या इससे अर्लियर किसी एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये सारी कंपनी क्या कहलाती है, ये रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, इंफोसिस लिमिटेड का ले सकते हैं, प्रोमिनेंट इंडियन आईटी कंपनी है, क्लियर, जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अच्छा जो 2013 है उससे पहले एक आपका आया था 1956 में। आई थिंक मैंने पहले लेक्चर में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया था, क्लियर है। तो इन कॉर्पोरेशन के बेस पे आपकी तीन कैटेगरी बनती है, तीनों को आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना। अगर तीनों चीजें आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली यू विल बी रॉक इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहली कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी में तीन टाइप की कंपनीज सामने निकल के आई, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गई होगी। अब सेकंड पैरामीटर क्या था आपका, सेकंड पैरामीटर था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब एक तरीके से आपको जो चीजें पे करनी है, उधारी जिसको कहते हो ना, जर्नल लैंग्वेज में आप लोग समझ सकते हो। लायबिलिटी के बेस पे दो तरीके की कंपनीज होती है, ऐसी कंपनी जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ऐसी कंपनी जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्लियर है। तो जो लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, दो तरीके की कैटेगरी बनती है। अब ध्यान से देखना, लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर होता है जो ओनर है या फिर जो क्रिएटर है, ठीक है ना, उसकी पर्सनल एसेट्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी लायबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज इज लिमिटेड। इनकी कंपनी की लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। इट कैन बी लिमिटेड बाय द नंबर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स, और लिमिटेड बाय द गारंटी। यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझना, ये कंपनी की जो लायबिलिटी लिमिटेड होती है दो तरीके से, लिमिटेड बाय द नंबर, यानी कि आपका क्या रहता है, लिमिटेड बाय द नंबर, या फिर दूसरी कैटेगरी क्या बनती है, लिमिटेड बाय द शेयर्स। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, लिमिटेड बाय द नंबर्स और लिमिटेड बाय द शेयर्स। हम इसके बारे में अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो होती है, मेंबर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज डेट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनीज डेट को पे करने के लिए, ठीक है। अब जो भी फर्म है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर अगर कोई डेट है तो वो उसके जो ओनर है, जो मेंबर्स है, ठीक है ना, जो मेंबर्स, ओनर नहीं मेंबर्स बोलोगे, मेंबर्स को अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ सकते हैं उस डेट को पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पर्सनल एसेट तक की बात नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को आप लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हो। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर हो जाता है, और कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई गारंटर होगा, ठीक है ना, यानी कि जो गारंटी देगा, और यहाँ पे क्या है, शेयर्स लिमिटेड, यानी कि शेयर्स के बेस पे आपकी गारंटी होगी। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाय द शेयर, सेकंड इज कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी। कंपनीज इज लिमिटेड बाय द शेयर, कंपनीज इज लिमिटेड बाय द गारंटी। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी का क्या मतलब होता है, देखिए, मेंबर्स गारंटी पेमेंट ऑफ द डेट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अब ये से काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी खत्म की जाती है एक तरीके से, तो उस टाइम पे जो डेथ है, जो डेप्ट है, ठीक है ना, जो कर्जा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंबर्स गारंटी लेते हैं। तो इस तरीके की जो कंपनी है
उसको बोलते हो आप लोग, सॉरी, कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर मेंबर्स लायबिलिटीज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्लियर है? ये कहां पे किसके बेस पे होती है? शेयर के बेस पे होती है। तो ये कौन सी आ जाएगी आपकी? कंपनीज लिमिटेड बाय द शेयर। यानी कि कंपनी को लायबिलिटी के बेस पे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर आता है और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी आता है। ठीक है? तो बहुत बुनियादी सी डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन है, समझता हूं करीब करीब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा आगे चलोगे आप लोग, थोड़ा आगे चले तो अगला है ट्रांसफेरिबिलिटी ऑफ द शेयर्स, कि कहां पे शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा देखिए, दो तरीके की है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है और पब्लिक कंपनी बन जाती है। पब्लिक कंपनी के अंदर आपको परमिशन मिल जाती है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है ना? वहां पे कुछ ना कुछ पाबंदियां होती हैं जो कहती हैं कि आप लोगों को डिनाई किया जाता है कि आप लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टिंग शेयर ट्रांसफर। ठीक है ना? ऐसी कंपनी जहां पे क्या होती है कि आप लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनीज आप लोग क्या कर सकते हैं? अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, न केवल आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे सेल और बाय का भी ऑप्शन दिया जाता है। हम लोग आगे जाके इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत आसान सी बातें हैं। शेयर्स के बेस पे प्राइवेट कंपनी बन गया और दूसरा क्या बन गया? पब्लिक कंपनी बन गया। क्लियर? ये एक बहुत बुनियादी फर्क है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है। मीनिंग की बात करें तो आप सभी को पता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मींस कंपनी दैट इज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आपकी ये कंपनी है, ये आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होती है। ठीक है ना? एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेफर टू द कंपनी दैट इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो क्या नहीं होती है? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होती है। इस कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम की लिमिट 200 होती है। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है, मैक्सिमम नो लिमिट होता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, मैक्सिमम क्या होता है आपका? नो लिमिट रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप लोग एओए कहते हो। आप सभी ने पढ़ा होगा, एक होता है एमओए, एक होता है आपका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना? तो ये थोड़ा देख लीजिए, किसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, किसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है? ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस, इनको अगर आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो करीब करीब याद भी कर पाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी, करीब करीब आधे लेक्चर को मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ 5 में से 3 या 4 टाइप पढ़ लिए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।